अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं आज 14 अगस्त के हवाले स्पेशल ट्रांसमिशन हम इस्लामाबाद से कर रहे हैं। तो मैं आज सबसे पहले अपने गेस्टों का तारफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है पहले गेस्ट सरदार तनवीर साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तल्लक है। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाह साहब, सीनियर रहनुमाया नून लीग से। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही एडवोकेट कामरान हफीज चौहान साहब, चेयरमैन मंजिल मिराद पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा कि हमें टाइम देंगे तो हम इंशाल्लाह आपको, तो आप ये बताएं 14 अगस्त के हवाले से, जिस तरह अभी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, उस हवाले से जो हमें एफर्ट हमारे वालिदैन ने, हमारे बुजुर्गों ने की, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे जो स्टार्ट में हमारे नाज़रीन को बताएं कि असल जो 14 अगस्त बनाने का, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है कि जिसका कोई हम शुक्र अदा करें वो पूरा नहीं हो सकता। और जाहिर बात है, मैंने क्या बताना, पूरी कौम जानती है कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये हासिल हुआ और किन काबुल लोगों ने ये मुकदमा लड़ा और ये मुकदमा जीता। कायद आज़म ने इतना खूबसूरत मुकदमा लड़ा कि वो मुकदमा जीत कर हमें एक स्टेट मिल गई। लेकिन आगे हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि हमने 47 के बाद क्या किया। और मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म दुनिया में तर्ज हुकूमत के जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है जमहूरियत का, उसकी दो मेजर किस्में हैं। एक को हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरे को हम कहते हैं फादर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये ब्रिटिश पैटर्न है हुकूमत करने का, और फादर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो अमेरिकन है, इसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म का जो है ना मौक़िफ़ वो शायद ऐसा ही था कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, फादर ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी। और जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो ये है कि हमारे बच्चों को हम अब तक प्रीवियस हिस्ट्री तो पढ़ा रहे हैं, मुगलों का दौर और मौलाना हाली और बाकी भी जो काबिल कदर लोग हैं, लेकिन हम उनको सन 47 के बाद अब तक पाकिस्तान में क्या हुआ इसकी दुरुस्त हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो हुक्मरान था उससे विलन था या बुरा ही था या वो हीरो ही था। हर जो शख्स जिसको हुक्मरानी का मौका मिला उसके कुछ मुस्बत पहलू थे, कुछ मनफी पहलू थे। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए अब इस हिस्ट्री को बिल्कुल गैर जानबदार होकर दुरुस्त और बाजुरत तौर पर सरफेस करना होगा। और हमने कुछ को हमने आज एक विलन करेक्टर ही पोर्ट्रे कर दिया हुआ है, और आप उनके हक में भी अगर कोई बात करना चाहें या कोई उनकी अच्छी बात की तारीफ करें तो उसको भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये हमने थ्रू प्रोपेगेंडा एक माहौल बना दिया। हर हुक्मरान में खूबियाँ खामियाँ थी, खूबियों में भी थी और खूबियाँ भी थी, खामियाँ भी थी। ज़ियाउल हक में भी खूबी और खामी, ज़ियाउल हक ने बड़ी अचीवमेंट दी है, इसको कहीं भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। मुझसे अगर कभी कोई पूछे कि मैं जितनी ज़िंदगी मैंने जी है इसमें मैं किसको सबसे बेहतर हुक्मरान समझता हूँ, जिसका दौर सबसे अच्छा था, ये अलग बात है कि जुडिशल मर्डर करवाया उसने भुट्टो, ठीक है, ये अलग बात है कि और कुछ कमी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा दौर 11 साल का जो मैं ज़ियाउल हक का समझता हूँ किसी का भी नहीं है। आप ये देखें कि एक सुपर पावर डिफीट हुई, डिसइंटीग्रेट हुई। आप ये देखें कि उसके दौर में महंगाई 11 सालों में उसमें जॉबलेसनेस नहीं थी, डेवलपमेंट तमाम जो नॉर्मल जीटी रोड होती थी, लेकिन ये कभी भी उसमें टोए टिब्बे हमने नहीं देखे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, जस्टिस थी, बच्चा तालीम हासिल करके निकलता था, फौरन जॉब पर लगता था। फिर आप ये देखें कि जो ये एटम बम है ये उसके दौर में तकमील हो गया। जी कामरान साहब, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब भी नून लीग से तल्लक है।
तो माशाल्लाह 14 अगस्त के हवाले से डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो 14 अगस्त की तरफ से आ रहा हूँ, उसके बाद हम सियासी गुफ्तगू पे आएंगे। तो 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहें? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे आबा व अजदाद ने जितनी कुर्बानी इस मुल्क को बनाने के लिए दी, जितना जन्नत का बेनज़ीर टुकड़ा है इस दुनिया में ये पाकिस्तान है, जो कि बनाया कायदे आज़म ने और जो भी हमारे उस वक्त लीडर थे, उसकी उस तरह हिफाजत निगहबानी नहीं की गई जिस तरह इसकी करनी चाहिए थी। दूसरा, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मुझे हमारे तो वालिद साहब क्योंकि हिजरत करके आए थे, हमारे पेरेंट्स हमें कहानियाँ सुनाते थे कि किस तरह लहू लुहान किया मुसलमानों को, किस तरह असमत लूटी हमारी मुसलमान ख़वातीन की, और किस तरह हम कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान में पहुँचे और कुर्बानियाँ देने के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ। जब आज़ाद हुआ तो इसको हम उस तरह इससे मोहब्बत जितनी हम करते हैं उतनी हमारे काश ये सियासत में जो लोग हैं जो इस वक्त भी मुसल्लत हैं हमारे ऊपर, काश ये इस मुल्क की हिफाजत उस तरह करते। मैं ये समझता हूँ, आपने कहा जी 14 अगस्त वाकई हम खुशी मनाते हैं इसकी बहुत, लेकिन उन लोगों को भी याद करना चाहिए इसके लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी मोहब्बत को भी, लाजवाल मोहब्बत और लाजवाल कुर्बानियों का भी जिक्र करना चाहिए जिस तरह हम कर रहे हैं बैठ के। तो दूसरी बात, अब अल्लाह ताला करे कि हम इस मुल्क को उस तरह जन्नत बेनज़ीर टुकड़ा बनाएं, इसकी हिफाजत करें, और हम इस मौके पर तो यही कहेंगे कि जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमें इसकी आबियारी करनी चाहिए और इसको मज़ीद तरक्की देनी चाहिए। दूसरी बात ये आपने की सियासत से ताल्लुक़, तो सियासत का तो ये है कि इस वक्त मुल्क में माई बाप तो हमारा कोई है नहीं। अब ये देखिए तारीख़ है पाकिस्तान की कि जितना केमिकल वाला पानी लोगों पे परसों लाहौर में जो मरियम नवाज़ की रैली पर फेंका गया, ऐसा तारीख़ में कभी हुआ नहीं था। लेकिन जो लोग मानते हैं वही फिर अपने दांतों से खोलते हैं, ऐसे जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इंशाल्लाह ये इस वक्त जो है ये भी कट जाएगा और हालात ठीक होंगे, और हम एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, हम मुहिब वतन है और अपने प्यारे मुल्क से प्यार करते हैं, और ये दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है और इसको मज़ीद तरक्की करनी है और इंशाल्लाह करता चला जाएगा ये इंशाल्लाह। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप चैम्बर से आपका तल्लक है और प्रॉपर्टी को भी और बहुत चीज़ें देख रहे हैं, तो ये बताएंगे 14 अगस्त के बाद असल मकसद क्या था, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, कायदे आज़म ने किस लिए पाकिस्तान बनाया, और आज इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सब मेहमानों को यहाँ पे बुलाया। असल में जब पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, वो एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कि जहाँ पर हम लोग आज़ादाना तौर के ऊपर चलेंगे फिरेंगे और अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो भी उस वक़्त के हुक्मरान हमारे जिनसे लीडर थे, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे, लियाकत अली खान शामिल थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना शामिल थी, बहुत सारे और लोग जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए एक अनथक मेहनत की, और अल्लाह ताला का इस पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा करम हुआ कि ये 27 रमज़ान मुबारक को 14 अगस्त उसी थी, 27 रमज़ान मुबारक को, और रमज़ान में इस पाकिस्तान का वजूद, और एक ऐसे पाकिस्तान का वजूद हुआ, एक ऐसा पाकिस्तान आज वजूद में आया कि जिसकी बुनियाद ये रखी गई थी कि इसको हमने इस्लाम से ऊपर, ये इस्लाम का वो किला बना। आज 73 साल में जो मर्जी खामियाँ एक अपनी तरफ हैं, हुक्मरानों की गलतियाँ अपनी तरफ हैं, सारी चीज़ें ये दुनिया के हर मुल्क में हुआ है कि कोई उनके सारे हुक्मरान को बहुत अच्छे नहीं थे और सारे को बहुत बुरे थे, मगर पाकिस्तान आज 73 साल के बाद ऐसी जगह के ऊपर आके खड़ा है कि वो मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ी पावर है, उसके पास आज एटम बम, उसके पास आज सब कुछ है। आज भी मुसलमान ममालिक में जब भी कोई मुसलमान मुल्क परेशान होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ देखता है, पाकिस्तान की अफवाज की तरफ देखता है, पाकिस्तान के सिस्टम की तरफ देखता है। ये हमारा अंदरूनी खाना प्रॉब्लम जिनसे वो आप जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पे मौजूद हैं, बट अगर बैरूनी तौर के ऊपर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान इस दुनिया में इस टाइम भी मुसलमानों की सफ में नंबर 1 के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान की अफवाज जिनसे वो नंबर 1 पे खड़े हैं।
پاکستان کے جو ان سے پائلٹس ہیں وہ نمبر 1 پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی آپ گیمز میں دیکھیں تو یہ ورلڈ کپ جیتنے والی قوم ہے۔ جس طرح آپ پائلٹ کی بات کر رہے ہیں پی آئی اے کے، جس طرح اس حکومت نے جیسا کہ پوری دنیا میں پی آئی اے کو ایک ایسا میسج دیا کہ وہاں سے ہمارے پائلٹ بھی واپس آنا چاہیے، کیا یہ 14 اگست کا مقصد تھا؟ 14 اگست بنانے کا مقصد پوری دنیا پہ ہم کنٹرول کریں۔ ہمارے ایک ایسے بیان سے جس سے پی آئی اے پوری دنیا میں بلاک ہو گئی اور ان کے جو ہمارے کیپٹن تھے ان کو بھی ایسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں دیکھیں، آپ کسی بھی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ اپنی جگہ پہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، تو پوری دنیا میں جو ان سے ہمارے پائلٹس ہیں وہ نمبر 1 ہیں، ایسی کوئی شک والی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ حکمرانوں کی طرف جائیں، موجودہ، سابقہ یا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، ان کی طرف جانے کے بجائے ہمیں اوور آل اگر دیکھنا چاہیے کہ باعث القوم، چونکہ 14 اگست ہے، آج ہم باعث القوم ایک قوم کی حیثیت سے کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم کسی کرٹیسزم میں جانے کے بجائے کہ فلانے نے غلط کیا یا فلانے نے، ہم سب لوگوں نے مل کے اس پاکستان کو اسی لیے لیا تھا کہ ہم اس ملک کو مل کے کسی جگہ کے اوپر کھڑا کر دیں۔ آج قوم اس طرف جا رہی ہے، میں کوئی گورنمنٹ کی تعریف یا ایسا نہیں کہہ رہا، مگر ایز اے قوم اس بات کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قوم اس طرف چلنا شروع ضرور ہو گئی ہے کہ جس طرف شاید ہمیں کوئی کل ترقی مل سکے، شاید ہم کسی جگہ پہ اور اچھی جگہ کے اوپر کھڑے ہو سکیں، شاید ہم آج سے 1 2 4 سال کے بعد جو خواب ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ہم ایشین ٹائیگر بھی۔ میرا ایک اور بھی سوال ہے اسی حکومت کے بارے میں، جس طرح ایک پوری ہماری عوام کا، پاکستان عوام کا یہ ایک خواب تھا کہ اگر عمران خان آتا ہے تو ایک چینج آئے گا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چینج آ رہا ہے، کہ اس میں کوئی ہے صداقت؟ اصل میں اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ پچھلے 71 سال کے سسٹم کو بالکل مائنس کر کے اس 2 سال میں ایک نیا سسٹم رائٹ کیا تھا۔ اگر وہ سسٹم چل گیا تو یہ ملک اور زیادہ ترقی کرے گا۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلے 71 سال میں کوئی ترقی نہیں کی، اس نے ایٹم بم بنایا، اس نے بڑا ملک کو کہاں سے کہاں پہنچایا، ٹھیک ہے؟ جن سابق حکمرانوں کا ہاتھ اس کے اندر موجود ہے، جیسے نواز شریف صاحب کا ہاتھ اس ایٹم بم میں بنانے میں ہے، تو ان کی بھی تعریف اپنی جگہ پہ ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق کا بھی اس ملک کو بنانے میں ایک اہم کردار ہے، جنرل ایوب کا ایک اہم کردار ہے، ایسی یہ حکومت بھی، اس حکومت کی کوئی نیت بری نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ کیا پتہ ان کی سمت ٹھیک نہ ہو، ان کی سمت شاید ڈائریکشن شاید صحیح نہیں ہے، بٹ نیت یہ گورنمنٹ بھی پاکستان کو کسی جگہ کے اوپر کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ دنیا میں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت عرصے کے بعد دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی بہت عرصے کے بعد گورنمنٹ آئی ہے، کیونکہ میں کشمیری بھی ہوں، میرا یہ تعارف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں اپنے چیمبر میں۔ ہمارے تو کشمیر کے یہاں سے بورڈ ہی اتار دیے جاتے تھے جب باہر کے ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آج کم از کم کشمیر کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، آج ہر چیز کے بارے میں منیمم بات ضرور ہو رہی ہے۔ تو یہ چینج ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، کامران صاحب کی طرف میں پہلے جو، کیونکہ آپ نون لیگ کی طرف سے، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ سوال کیا کمنٹس کریں گے اس بات؟ دیکھیں، تنویر صاحب نے فرمایا کہ کشمیر کے بارے میں بات کر، بھائی کشمیر تو وہ دے کر آ گئے، دوسرے کی تیاری کر لی۔ کاش کوئی عقل مند وزیر اعظم ہوتا، کوئی اچھا لیڈر ہمیں مل جاتا، جیسا کہ اس کو سوچ کے ینگسٹر نے ووٹ دیا تھا، کاش یہ ویسے ہی ہوتا، جیسے نعرے لگا کر آیا، جیسے انہوں نے یقین دلایا لوگوں کو، لیکن جو کچھ کہا اس کا الٹ ہوا۔ ابھی دیکھیے ان کی بات پہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی یقین نہیں کرتے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ترقی کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا یہ انسان ہوتا ہے، یہ صرف جب سے آئے ہیں صرف الزام لگا رہے ہیں یا تباہ کر رہے ہیں اداروں کو۔ اس کے ارد گرد کون لوگ ہیں 22 سال جنہوں نے اس کے ساتھ محنت کی، ان میں سے ایک بھی بتا دیجیے، ایک بھی وزیر اس کی پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو؟ ٹوٹل پوری پارٹیوں سے جو کوڑا کرکٹ کیچڑ اکٹھا نکال دیا گیا تھا وہ انہوں نے اپنے ارد گرد اکٹھا کیا، اس کو اپنے جسم پہ لپیٹا اور حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک گندگی اکٹھی کر لیں گے تو اس میں سے خوشبو کبھی نہیں آئے گی، بدبو ہی آئے گی۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج تمام ادارے تباہ و برباد، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو رہی جا رہی ہے۔ مودی ہمارے اوپر ہنستے ہیں، آج ہمارے پہلے ہم کشمیر میں جا کے ہم لوگ باقاعدہ
उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ उसका उल्ट हो रहा है। जो कुछ हमने कहा गया, जो हमारे मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ थी, जो हमारे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की कुर्बानियाँ थी, जो आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानियाँ थी, आप ये देखिए कि आज हमारा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर किस स्टेज पे उसने भी ये कहा है कि खान साहब ज़रा धीरज रखिए और मुल्क की तरफ तवज्जो दीजिए। ये उनसे कमिटमेंट करके हैं कि मकबूजा हमारा आज़ाद आपका, तो ऐसा नहीं है। मकबूजा पहले भी कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है, और मकबूजा कश्मीर भी इंशाअल्लाह हम उनसे लेकर रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। मोदी को हजम नहीं होने देंगे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की कुर्बानियाँ, शहादतें, खून, ये कभी रायगा नहीं जाता, और मुसलमानों की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी और ना ही जाने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहब के सवाल को लेकर तरफ मैं आपकी तरफ चलूंगा कामरान भाई। इससे पहले मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक को फिर ब्रेक के बाद इसी सवाल को लेकर चलेंगे। जी नाज़रीन, अभी ब्रेक का टाइम है, 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक का टाइम जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जी चौहान साहब, आप कुछ कह रहे थे जी, इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। मैं सरदार तनवीर सरवर साहब की बात की ही तायीद करते हुए आगे चलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपने बात की PIA की, तो उसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूँ कि ठीक है, उनके वजीर ने आके असेंबली में बात कर दी, उसको रिक्वायर्ड ऑपोजिशन ने भी किया, और ठीक है, इंटरनेशनली भी चेक हो गया कि हमारे कौन से पायलट दुरुस्त लगे हुए थे और कौन से गलत कहीं लगे। लेकिन अलमिया यहाँ पर जो सामने आया, और मैं इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ कि जो गलत लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, और जरूरत जिस चीज की है, तमाम पब्लिक सेक्टर में जितने लोग आइन और कानून से हटकर लगे और कानून के बगैर तरक्याब हुए, इन सब की छांटी होने वाली है। और इसकी प्राइम जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होती है, उन अदारों के सरबराह, उनके सेक्रेटरीज, उनके वुज़रा, AG, ऑडिट, सेक्रेटरी सर्विसेज, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और AG जब वो ये देखता है कि बैटरी का डालने का प्रोसीजर ठीक था कि नहीं, वो ये नहीं देख रहा कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर किस मुलाजिम, किस शख्स को हम बतौर सिविल सर्वेंट अदायगी कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट अदायगी कर रहे हैं, उसकी तैनाती तकर्री क्या आइन और कानून से हटकर तो नहीं। जो पोस्ट मुश्तहिर ना हो, जिस पोस्ट पे इंतखाब एप्रोप्रिएट फोरम से ऑन मेरिट ना हुआ हो, जहाँ से सिफारिशात बनकर लॉफुल अथॉरिटी को ना गई हो, लॉफुल अथॉरिटी ने उसकी अप्रूवल ना दी हो, उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन चेक ना हुई हो, कोटा ऑब्जर्व ना हुआ हो, वो तमाम तैनातियाँ बुनियादी तौर पर कलादम है, अब नहीं हुआ है। तो तमाम इदारों को सफाई की जरूरत है। ये हालत हमारी स्टील मिल की हर जगह जहाँ सियासी मेरा सवाल एक मिनट में गुजारिश कर, तो ये इस काम को जारी होना चाहिए और तमाम इदारों की सफाई शुरू है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग ऐसे रिटायर हो गए, उन्होंने सिविल सर्वेंट होते हुए या पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी किसी का हक मारा जिसका जायज हक था उस मनसब पे लगने का वहां पर, और फिर वो पूरा उन्होंने वो इदारे तबाह किए, चोरी में मुलव्वस रहे, और आज उनको पेंशन जा रही है। चेक करें कौन से ऐसे लोग थे जो आइन और कानून के बगैर तैनात थे, उनकी पेंशन भी बंद की जाए और उन सबको पार करें। दूसरी बात, अब अगली बात पे हम आते हैं कि इमरान खान साहब, कोई कश्मीर इशू पे वो मुझे नहीं नजर आता, ना फौज भी की है ना इमरान खान साहब भी किए। इमरान खान साहब अकेले बिके नहीं सकते, वेरी मच क्लियर, कोई नहीं बिके, नून लीग का प्रोपेगेंडा है, मैं समझता हूँ। और मैं इमरान खान वो जाना चाहता है मुल्क को, वो कहीं लेकर जाना चाहता है। प्रॉब्लम ये है उसकी जो ख्वाब का वे फॉरवर्ड है वो उसको नहीं पता। उसके वो चूंकि पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड ही नहीं किया, फाइल कभी देखी नहीं, तजर्बा नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, क्रिकेट खेलते रहे ना। प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त कि वो आइडियाज तो बड़े हैं, वहाँ जाने का रास्ता क्या है उससे ना उनकी टीम वाकिफ है ना वो। अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान को जो मैं इस वक्त सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम पर जो खूबसूरत तशरीह इस्लाम की उसने कर दी है, और रेडिकल इस्लाम का जो एक ठप्पा यहूदियों ने और दूसरों ने मुसलमानों पर आयद किया था, उसको उठा के रद्दी के टोकरी में फेंक दिया है।
नबूवत और नबी से हमारे तलक को वाज़े कर दिया है। कश्मीर इशू को पूरी दुनिया में उसने उसको एक्सपोज कर दिया है। कोई भी आज उससे यानी कि आगाह नहीं है। मोदी को नंगा कर दिया है, मोदी की असल शख्सियत दिखा दी है, और वो जो उनकी जो वो पार्टी है क्रिमिनल्स की, उसको एक्सपोज कर दिया है। बहुत अच्छा। लेकिन अब यहाँ समझने की जरूरत है, जिसको हम समझ नहीं रहे, कि जब इंडिया ने 370 का आर्टिकल वेव ऑफ कर दिया अपने आइन से, 35A कर दिया, और यूएन की रेजोल्यूशन को वायलेट कर दिया, तो इस जैसी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती थी। और मैं हैरान हूं कि अभी हालिया स्पीच जो हुई है आर्टिकल्स को, उसमें हमारे सदर ग्रामी जो है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया वापस उस पोजीशन को रिस्टोर करे। उस वक्त तक हम वो रिस्टोर करके तो आप दोबारा स्टेटस को में जाने लगे। ये सारा कुछ करके तो वो एरिया अब नो मैन्स लैंड हो गया है, उस पर जो कब्जा कर जाए। और इस बात को चाइना समझ गया फौरन। ये हमें अब समझना पड़ेगा कि उस पर हमने कब्जा करना है। उसके लिए हमें मिलिटेंट घुसाने पड़े, घुसा दें, उन कश्मीरियों को जितना असला चाहिए दे दें, जब जरूरत पड़ेगी लेटर ऑन तो फौज भी घुसेड़ दें उसके अंदर। और हम जानते हैं कि देहाती भी जानता है कि 2 मरले का कब्जा कभी नहीं छूटा डांग सोटे के बगैर। आप किससे मांगते हैं? आप मांगने के लिए क्यों खड़े हैं? मुसलमान का क्या काम है मांगने का? मुसलमान को जुर्रत से लड़ना है, हमें लड़ना है, हमें मांगना नहीं। जितना आगाह करना था कर दिया, और इसको वापस जाने की तो बात ही ना करें। ये ब्लेसिंग टाइम शुरू हुआ है, अब हमने अपने पोटेंशियल पे, और मैं यहाँ कहता हूँ, मेरी मुतद्दद स्टेटमेंट, आज हमें ज़िया की पॉलिसी की जरूरत। जी सर, जिस तरह से इसी सवाल को लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये कैसे, ये कामरान साहब ठीक कह रहे हैं इस बात को? देखिए, ज़िया की पॉलिसी क्या थी, उसने असल तबाही तो ज़ियाउल हक ने की मुल्क की। जब वो आया, देखें उसके दौर में क्लाशनकोव, फिरोइन, दहशतगर्दी, अफगानी, ये क्या क्या हमारे मुल्क में हुआ। उसके बाद क्या था कि हमें मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को दहशत में रखा कि हर दूसरे दिन हमने देखा, हम छोटे छोटे थे उस दौर में, कि हमने शरीफ लोगों को, इनोसेंट लोगों को कोड़े पड़ते देखे हैं इस मुल्क में। हमारे मुल्क के लोगों को कोड़े मारे गए, उस वक्त नंगा कर करके लटकाया गया। सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि मोहसिन था जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान का, एटम बम बनाने वालों में वो था सबसे सर फहरिस्त। उसको फांसी लगाया गया, फांसी नहीं लगाया गया, उसको मारा गया, मार के हैंग किया गया। इससे बड़ा जुल्म मुल्क के साथ क्या कर सकते? कैसे आप उनको मोहसिन कह सकते हैं जिन्होंने मुल्क में शब खून मारा, मुल्क पे, अपने मुल्क पे आप कब्जा किया, लोगों को नंगे कर करके मारा। हम आई विटनेस हैं कि हमने लोगों को कोड़े लगते हुए इस मुल्क के लोगों को देखे। उस वक्त लोगों ने अपने जिस्मों पे तेल छिड़क के आग लगाई, पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपने आप को आग लगाई। तो मैं तो समझता हूँ कि वो दौर अच्छा नहीं दौर था कि मुसलमानों और पाकिस्तानियों के साथ जुल्म होता। उस दौर में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। हाँ, मतलब कुछ खुशहाली आई, उसके बाद आई खुशहाली, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो शब खून कोई मारे तो वो अच्छा हमारे मुल्क के लिए होगा। कि आए दिन हम अपने मुल्क को क्यों आज़ाद करते हैं? हम तो खुद पहले 1947 में आज़ाद हो गए। अब तो हम आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद बाशिंदे हैं, आज़ाद लोग हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुहिब्बे वतन हैं। ये 14 अगस्त का दिन एक दूसरे की बुराई करने का दिन नहीं है। अब तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है तो हम हैं, इसी की वजह से हमारी इज्जत है, इसी की वजह से हमें लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और हम आज भी इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, और उसको पता है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा। इसके साथ कोई जुल्म बर्बरियत नहीं कर सकता। जिसने आँख उठा के भी देखा उसकी हम आँख भी निकाल लेंगे और टांग भी काट देंगे इंशाल्लाह। कामरान साहब, मैं इसके बाद सरदार साहब की तरफ आता हूँ, इसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। सरदार साहब, जिस तरह इस हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से एफर्ट की और अब 14 अगस्त का दिन है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की एफर्ट उसने कंप्लीट कर दी? क्या कश्मीरी भाइयों के लिए जो नारा लगता था उसको कंप्लीट कर दिया? हमारे तो शाह राग कश्मीर है ये हम कहते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल एग्रीड विद कामरान साहब, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। मैं तायद करता हूँ इस बात की कि इंडिया ने अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी। 370 और 35 की ख़त्म करने के बाद हम कश्मीरी, हम वो कश्मीरी हैं जो वहाँ पे रहने वाले कश्मीरी। हमारा ताल्लुक रावलाकोट से, और हम शुरू से पिछले 73 साल से, मेरे आज भी वहाँ पे घर हैं, जमीनें हैं, सब। हमें आज भी ये बताया जाता है कि आपके 4 फादर्स यहाँ पे लड़े हैं, और जो ये कश्मीर आज आपको जो नजर आ रहा है, ये कश्मीर भी हम लोगों ने खुद लड़ के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है।
हम वो कश्मीरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनने से पहले 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में आबी गुजरगाह का मकाम था जहाँ सरदार इब्राहिम साहब का घर था, वहाँ पर ये तहरीक इलाके पाकिस्तान मंजूर की थी। हम वो कश्मीरी हैं जिसने पाकिस्तान के बनने से पहले ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम वो कश्मीरी हैं जो साथ पाकिस्तान बनने से पहले से पाकिस्तानी हैं, बाद में कश्मीर। हम लोग आज भी इसी बात के ऊपर अटल हैं कि जब भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। और पाकिस्तान क्यों बनेगा? क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इसका दुबे पाकिस्तान। जी कामर साहब, मैं दो शॉर्ट समय दे देता हूँ कि मेरे साथी हैं रिस्पेक्टफुल हैं, इन्होंने कहा कि ज़िया के दौर में रशियन को कल्चर आ गया, ये बिल्कुल छोटे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब आपने इतनी बड़ी वॉर लड़ी, आपने एक दुनिया की एक सुपर पावर को तोड़ कर रख दिया, ये उसके बहुत छोटे कॉन्सिक्वेंसेस थे। और गुरिल्ला वॉर से आपने खुद किया, आपने अपनी फौज भी नहीं घुसाई। और आप ये देखें कि उस दौरान में जब छोटा था तो वो जीपें होती थी इनके पास, फौजियों के पास लेफ्ट हैंड होती थी, नीचे पीछे फिरकी घूम रही होती। उसी दौर में वो बम्बों से ट्रक होकर थे। एकदम मैंने इनकी आर्मी की इक्विपमेंट चेंज होते देखे, और मुल्क जो है वो आपका इक्विप हुआ इस काबिल कि आज आपने किस किस जगह तक जो दहशतगर्द आ चुके थे उसका सफाया कर दिया, दुनिया हैरान है। दूसरी बात ये है कि बात हो रही थी कश्मीर इशू पर, मैं ये मुजावरा की पॉलिसी बात कर रहा था। बात ये है सर कि मुसलमान को जंग से नहीं डरना चाहिए, और हमारा सबसे बड़ा नारा अल्लाह अकबर। और मुसलमान जब घोड़े की पीठ से उतर जाता है और तलवार छोड़ देता है तो मुसलमान नहीं रहता। एक और इस दीन इस्लाम जो है ये मुसलमान जो है ये जोग्राफी हदूद का पाबंद नहीं है। मुसलमान के लिए देखें, बाकी सब के लिए मंदिर में जाके इबादत हो सकती है, ईसाइयों के गिरजाघर में हो सकती है, मुसलमान जहाँ मुसल्ला डाल दे नमाज पढ़, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सा है कि हमें अब कश्मीर का जो मामला है इसमें जरूरत करनी होगी, और ये अब मांगते रहने से नहीं मिलेगा, छीन पड़ेगा, परहार छीन पड़ेगा। इसके लिए हमारी फौज को बहुत सी ठीक करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ठीक करनी पड़ेगी। और ये जैसी ब्लेसिंग जो मोदी ने हमाकत कर दी वो उसको जाना उनके जो बंदा लिटरेट ही नहीं है, चाय बेचने वाला उनका आदमी कोई गुमरान बना हुआ, ये तो खुश किस्मत टाइम खुश किस्मत तरीन टाइम है पाकिस्तान के लिए। इस टाइम तो जहाँ जहाँ पर उसने उसकी नासफियों से जो उसके इंडिया के नजरियाती इख्लाफात इंडिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, अब तो वो तमाम टुकड़े होने वाले, उसमें कई पाकिस्तान बनने वाले। बांग्लादेश अलग होके भी एक मुसलमानों का मुल्क है, वो कोई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना। जी बिल्कुल। तो जितने मुसलमानों के मुल्क बने, और एक बात क्लियर है कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को अगर कोई किसी मुसलमान मुल्क से सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान ही है अल्लाह के फजल से, तो पाकिस्तान को प्रूव करना पड़ेगा। हमें अपने निज़ाम को और अपने कवानीन को इन सबको रिविजिट करना पड़ेगा, हमें पूरे निज़ाम को एक दफ़ा तब्दील करना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने कहा मार्शल का मैं बोल रहा था, मैं अपनी बिल्कुल वाज़ेह राय देने लगा। मैं ये समझता हूँ कि 73 का डिफेक्टिव आइन, और ये उस वक्त के सियासतदानों ने मिलकर अपनी और अपनी नस्लों के बनाए, और अगर ये दुरुस्त आइन होता इसके आने के बाद कभी मार्शल नहीं होता। और मार्शल जब लगा, मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, और जब सामने आई, अगर उस वक्त में आती तो मुल्क का कोई नुकसान हो गया। वाहिद एक इदारा है जिसमें ये पोटेंशियल जोर है कि सामने आकर सारा रास्ता रोक देता है। और फौज की अक्सरियत छोटे रैंक से लेके कौम परस्त। डॉक्टर साहब, ये जो चेंज है ये कैसे आ सकता है? हमारी जो कौम है वो भी चाहती है कि चेंज आए, तो ये चेंज कैसे आएगा, कौन लाएगा ये चेंज? देखिए, जब तक हमारे सियासी क़यादत इस वक्त जो मुल्क पर है, अगर ईमानदारी से काम करे, जिस तरह तब्दीली के नारे पे आए उस तरह तब्दीली लाए, रोजगार देने की बजाय रोजगार ना छीने, मुल्क को जो जो वादे किए गए पूरे कर दें। आप
हेल्थ के सिस्टम को ठीक कर दें, आप एजुकेशन के सिस्टम को ठीक कर दें। जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो खुद ब खुद सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, और जब ये चीज़ें ठीक होती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। जब आपके इदारे ठीक होंगे आपका मुल्क तरक्की करेगा। लोग, हमारे पास तो ऐसी चीज़ें हैं इस मुल्क में टूरिज्म के लिए कि सिर्फ उसी सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया से लोग हमारे मुल्क को देखने आएंगे। इतना खूबसूरत मुल्क है, ऐसी सीनरीज हैं, जैसे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं सरदार साहब भी, तो सिर्फ कश्मीर को ही अगर थोड़ा सा वो जो रास्ते बहुत सारी वैली आती हैं उनको सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, इधर से सवात की तरफ रास्ते, जैसे मुस्लिम लीग नून के दौर में ये रोड्स बन गए। अब आप ये देखिए कि एबटाबाद 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आप एबटाबाद 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर ठीक हो जाए, सिस्टम ठीक हो जाए, तो मुल्क तो हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा बेनज़ीर मुल्क है, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इस मुल्क का कोई मसला नहीं है इसमें ठीक होने का। वैसे तो कौम बड़े अच्छे लोग हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं और अपने मुल्क को फलता फूलता भी देख सकते हैं। और इसकी तरक्की में अगर गवर्नमेंट एक दफ़ा इशारा करे, मेरा ख्याल हम सब लोग उसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, लेकिन पॉलिसीज ठीक कर लें बस। सरदार साहब, आप लास्ट में हैं, क्या हमारी कौम को जो मैसेज दें? देखिए, असल में बात यह है कि हमें आज भी मिनाती कौम बैठ के ये बात सोचनी पड़ेगी। वैसे मैं अगर साथी तौर पे कहें तो मैं अपने मुल्क की कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम ममालिक में तकरीबन सारों में गया हूँ और वेस्टर्न में भी साथ में। जनरली अगर आपको मैं 1 by 1 करके बताऊं तो हमारी पाकिस्तान की फौज जो सी है वो इस वक्त पिछले 31 साल से लड़ रही है। ये इस वक्त दुनिया की वाहिद फौज है जो पूरी दुनिया में मुसलसल, अगर आप रशिया के से लेकर स्टार्ट करें तो आज तक किसी न किसी जंग में इन्वॉल्व है और डायरेक्टली इन्वॉल्व भी पिछले 20-22 साल से है। कि वो लड़ाका फौज बन चुकी है जिसके मुकाबले में पूरी दुनिया में कोई फौज नहीं है। बिल्कुल सही। ये हमारे पास वो ब्लेसिंग, और जो कोई भी लोग, मैं माजरत के साथ कि जो कोई पाकिस्तान फौज के बारे में कोई बात करते हैं तो वो वाकई गद्दार है। वो तो गद्दार, बिल्कुल फौज तो हमारी गद्दार लोग, ठीक है, हमारी वो फौज है जो हमसे सिर्फ लड़ने के लिए, हमारा सैलाब आता है तो खड़े हो जाते हैं, हमारे बिजली बंद हो जाती है आके खड़े हो जाते हैं, जलजला आता है तो आके खड़े हो जाते हैं, पानियों के अंदर छलांगे मार देते हैं, मरने से नहीं डरते हैं। ये वो फौज है जिस फौज की वजह से आज के पाकिस्तान जो लोग, मैं क्योंकि फौज की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ये गलत प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ठीक है, इस गलत प्रोपोगेंडा को, और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। ये जो हमारा सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है कि फौज ये करगी, फौज वो करगी, फौज ने कुछ नहीं किया। फौज ने आज तक जब भी पाकिस्तान में कोई गलत काम होने वाला था तो उसको रोकने की कोशिश की। उसको आप मार्शल का नाम दें, उसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम दें, उसको आप किसी किस्म का भी नाम देते हैं, और फौज ने आपके मुल्क को हमेशा बचाया है, उसको खराब नहीं करके बचा के वापस आपको दिया है, आप वापस खराब करते हैं, वो फिर बचाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए आज हम सबको ये बैठ के सोचना पड़ेगा इस 14 अगस्त वाले खूबसूरत दिन के टाइम कि हम लोगों को सबको मिलकर इस मुल्क को कहाँ पर लेके जाना है। और ये हमारी नीयत हमेशा ये अच्छी होनी चाहिए कि अगर हम सब लोग क्रिटिसिज्म की जगह पे हुकूमतों के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग खुद पर्सनली अगर अपने आप को ही ठीक करने में कामयाब हो जाए, सिर्फ अपने आप को ही ठीक करने में कामयाब हो जाए तो हमारी नस्लें ठीक हो जाएंगी। हमें किसी सिस्टम के साथ कभी कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं था तो ये ठीक है। ये दुनिया पूरी में इसी तरह सिस्टम है कि कहीं अपोजिशन है, कहीं गवर्नमेंट है। अपोजिशन हमेशा क्रिटिसाइज करेगी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट हमेशा क्रिटिसाइज करेगी अपोजिशन पे। हमें इन चीज़ों से हट के जो हम लोग जो न्यूट्रल लोग, हम लोगों को इस बात की तरफ जाना पड़ेगा और न्यूट्रल लोग ही जो तब्दीली लेके आते हैं, तब्दीली लाने को वाला वोट जो है वो न्यूट्रल लोगों का होता है, ठीक है। वोट दिया हुआ है, देख रहे हैं, वोटों के ऊपर अगर इन लोगों ने काम किया तो इनको 5 साल के बाद भी वोट मिल जाएगा। अगर इनको काम नहीं इन्होंने किया तो जिस तरह पिछले गए ये भी चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल होना चाहिए कि अभी हो गया जो काम वो हो गया, उसको चलने दें, ठीक है। उसको बिल्कुल ना उसको सबूताज करने की कोशिश करें, ठीक है।
ठीक है, ठीक 5 साल के बाद दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा जीत लेते हैं वोट। पानी का काम पानी ही नहीं किया, इन्होंने महंगाई कर दी, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। आप एक रेवोल्यूशन जो हमारा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है, 73 साल में पाकिस्तान में ऐसा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का रेवोल्यूशन नहीं आया जो इस गवर्नमेंट ने डाला इस वक्त इम्प्लीमेंट किया। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से कितना पैसा इस मुल्क में आने वाला है। जब ये पैसा आएगा, लोगों के पास रोजगार आएगा, लोग काम करना शुरू करेंगे। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो ये सारी की सारी चीजें वैसे ही खत्म हो जाएगी। मैं जो सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग आए हुए हैं उनको काम करने दिया जाए, उनको उनका टाइम पूरा करने दिया जाए। ठीक, इलेक्शन वाले दिन फैसला करेंगे कि इन्होंने अपना काम ठीक किया या नहीं किया। बट सर यहाँ मैं एक ऐड करूंगा इंतजाम जी। कि जो आज सहूलत और सपोर्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को है, जुमला इंडस्ट्री को दें, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी नहीं है। तमाम ट्रेड, तमाम स्किल्स हमें आने चाहिए। और मैं यहाँ से खुद से कहूँगा, हम बदकिस्मत है अपनी एचआर को ज़ाया कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर जॉबलेस बैठे हुए। आपको वो निज़ाम लाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सब एम्प्लॉय हो जाए, हर इंडस्ट्री चले और मिनिमम मार्कअप पे क्वालिफाइड लोगों को लोन दें और हर इंडस्ट्री के रास्ते कर रुकावट खत्म कर दें। और चाइना मॉडल के बाद इमरान खान से बार बार कहते थे, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ चूँकि चाइनीज कंपनीज मेरी क्लाइंट हैं, वहाँ इतना कानून नहीं है। हमने ओवर लेजिस्लेशन करके पूरा निज़ाम रोक दिया है। हम अगर आज इस मुल्क में जितना निज़ाम कानून है, अगर सबको इम्प्लीमेंट कर दें, ये पूरा मुल्क खड़ा हो जाए। और क्यों? कानून उन्होंने बनाया जो सिक माइंडेड थे, और वो उन्होंने ये किया कि ना हम खेलेंगे ना आप खेलेंगे। जो किसी खुड्डे में लगा होता उसने कानून बना दिया। इस मुल्क का पूरा कानून रिव्यू होने वाला है और कानून के ऑब्स्टेकल कम करने वाले। जी डॉक्टर साहब, लास्ट में 30 सेकंड आपके पास एक मैसेज। बस इस वक्त तो मैं कौम को ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके अलावा और कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी जान है, हम सबका पाकिस्तान, यही है पाकिस्तान। यहाँ वर्तकुल वाला ये करते हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखा स्पेशल ट्रांसमिशन 14 अगस्त के हवाले से। इस प्रोग्राम से मुझे अभी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।